आतंकी हाफिज सईद ने आज जी न्यूज को धमकी दी। एलओसी के पार भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए हाफिज सईद ने कहा कि पाकिस्तान की सेना बताएगी सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हाफिज सईद ने सर्जिकल स्ट्राइक को ही झूठा करार दे दिया। हाफिज सईद ने जी न्यूज को धमकी दी तो कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जी न्यूज या भारतीय के बारे में उनके द्वारा जब की गई टिप्पणी है वो गीदड़ बल्कि है, वो किसी ना किसी दिन ओसामा बिन लादेन की तरह से अंजाम को प्राप्त करेगी। एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा कि जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग से घबराकर हाफिज सईद ऐसे बयान दे रहा है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीवी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। तिलमिला गए हम लोग, इससे कोई डरते नहीं हैं। एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में नवाज पाकिस्तान के सभी बड़े राजनीतिक दलों को ताज़ा हालात की जानकारी देंगे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज नवाज शरीफ ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी की। इस बैठक में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की गई। इसी बारे में पाकिस्तान की सरकार ने 5 अक्टूबर को संसद का ज्वाइंट सेशन भी बुलाया है। दुनिया के कई देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत का समर्थन किया है। रूस ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका ने भी भारत का पक्ष लिया है। चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई है। वहीं बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने एलओसी पार भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। I applaud Honorable Prime Minister Modi for his boldness and his seriousness to fight terrorism more effectively. एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा अच्छा काम किया है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। राहुल आज किसान यात्रा के दौरान यूपी के बुलंदशहर में थे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनका पीएम मोदी को पूरा समर्थन है। भारत ने कहा कि गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए अपने सैनिक को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि अनजाने में एक सैनिक सीमा के पार चला गया है। पाक कश्मीर का जो ऑक्युपाइड एरिया है उसमें घुस जाने से उसे पाक पुलिस ने अरेस्ट किया, जवानों ने उसको उठा के अरेस्ट किया हुआ है। उसे छुड़ाने का सर्व प्रयास चल रहा है। सभी मिनिस्ट्री उस पर काम लगी हुई है। होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि उसे लाने का पूरा जी तोड़ से हम प्रयास करेंगे। डीजीएमओ रणबीर सिंह ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से इस बारे में बात की है। सेना के मुताबिक एलओसी पार सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से इस सैनिक का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के गांवों के लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के 6 जिलों में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। बोला था कि 7 किलोमीटर जो भी एरिया वो खाली करना पड़ेगा, तो सरकार ने हमारे गाँव के लिए 3-4 गाड़ी भेजी। प्रशासन की ओर से अभी डी साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने आदेश दिया है कि अभी जितना जल्दी हो सकता है ये इलाका जो है खाली कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में भी आरएसपुरा, सांबा, नौशेरा और हीरानगर जिलों में सीमा के पास रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट के बाद करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उरी आतंकी हमले में घायल हुए बिहार रेजिमेंट के जवान राजकिशोर सिंह का आज अस्पताल में निधन हो गया। हमले के दौरान राजकिशोर सिंह को सीने और पैर में गोली लगी थी। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर आतंकियों के हमले में 19 जवान शहीद हो गए। बाद में सेना ने 4 हमलावरों को मार गिराया था।
पाकिस्तान ने आज आधिकारिक तौर पर सार्क सम्मेलन स्थगित कर दिया। 9 और 10 नवंबर को इस्लामाबाद में होना था सम्मेलन। उरी आतंकी हमले के बाद पहले भारत ने सम्मेलन में शामिल होने से मना किया। उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। आज श्रीलंका ने भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सम्मेलन को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आज सबसे पहले हम जी न्यूज और हमारे करोड़ों दर्शकों को मिली एक धमकी का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में शामिल और पाकिस्तान के मनपसंद यानी फेवरेट आतंकवादी हाफिज सईद ने हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से तंग आकर जी न्यूज को सबक सिखाने की धमकी दी है। हाफिज सईद हमें ढूंढ रहा है और हम यहां उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि हाफिज सईद ने यह धमकी सिर्फ हमें नहीं दी, बल्कि उन करोड़ों दर्शकों को भी दी है जो हर रोज हर खबर पर जी न्यूज का साथ देते हैं, यानी आप सब। जी न्यूज की संपादकीय नीति है कि हम किसी आतंकवादी को कभी प्लेटफॉर्म नहीं देते और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के जहरीले भाषणों का प्रसारण न किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि आज हमें अपने करोड़ों दर्शकों के लिए इस धमकी का विश्लेषण करना ही होगा। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान के सभी आतंकवादी संगठनों में हड़कंप सा मचा हुआ है। भारत की स्पेशल फोर्सेज ने जब 29 सितंबर की रात एलओसी पार करके आतंकवादियों का खात्मा किया, तब हाफिज सईद गहरी नींद में रहा होगा। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक की खबर जब जी न्यूज ने दिखाई और जब हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पीओके में घुसकर भारत की सेना ने हाफिज सईद के साथी आतंकवादियों का सर्वनाश कर दिया, तो हाफिज सईद की नींद टूट गई। वो जी न्यूज देखने लगा और फिर हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से वो तिलमिला गया। जो कुछ उसने देखा वो उसे अच्छा नहीं लगा। हाफिज सईद ने एक रैली में सीधे सीधे जी न्यूज का नाम लेकर धमकी दी है कि पाकिस्तान के फौजी इंतकाम यानी बदला लेकर रहेंगे। हाफिज सईद ने जैसे ही जी न्यूज के खिलाफ ये बयान दिया, वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे। सबसे पहले आपको इस धमकी का वीडियो देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो वैसे तो करीब 9 मिनट का है, हम इसे आपको दिखाएंगे। हम इस पूरे वीडियो का विश्लेषण आज आपके लिए करेंगे, लेकिन पहले वो धमकी सुनिए जो हाफिज सईद ने जी न्यूज और उसके दर्शकों यानी आप सबको दी है। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हम जानते हैं हाफिज सईद इस वक्त जी न्यूज देख रहा है और इसीलिए उससे सीधे आंखों में आंखें डालकर संवाद कर रहे हैं। हाफिज सईद की हताशा देखकर दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह कि भारतीय सेना ने बिल्कुल ठीक जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और दूसरी बात यह कि जी न्यूज की संपादकीय स्ट्राइक भी बिल्कुल ठीक जगह पर हुई है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के आतंकवादियों को जी न्यूज की खबरें बुरी लगनी चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमसे डरें और हमसे नफरत भी करें। उनकी नफरत सर आंखों पर। आतंकवादियों से सच बर्दाश्त नहीं होता और जी न्यूज सच के अलावा कुछ दिखाता नहीं। हम यहां आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जी न्यूज और जी न्यूज का कोई भी पत्रकार और जी न्यूज की टीम का कोई भी सदस्य हाफिज सईद और आतंकवादियों की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। हम हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके हमदर्दों को एक्सपोज करना इसी तरह जारी रखेंगे। हाफिज सईद की बातें सुनकर लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हमारे सटीक विश्लेषण से उसे गहरा धक्का लगा है। उसने भी इस हमले का सच जानने के लिए जी न्यूज ही देखा होगा और सच सामने आने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि अब भारत आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने यह तय कर लिया है कि भारत में आतंकवादियों की लॉन्चिंग से पहले ही उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। जी न्यूज ने पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक जानकारी आपको दी थी और जाहिर है हमारी ये कवरेज पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को अच्छी नहीं लगी। हाफिज सईद ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो जहरीला भाषण दिया, उसमें उसने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को एक ड्रामा बताया है और कहा है कि अब वो भारत को
खुद प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। हमने भारत की सेना और जी न्यूज को मिली इस धमकी का एक डीएनए टेस्ट किया है। आप इसे हाफिज सईद की धमकी का एक सर्जिकल विश्लेषण भी कह सकते हैं। कि आज भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। रात के बाद सेना के कमांडोज ने एलओसी को पार किया और आतंकियों के अड्डे पर तबाही बनकर टूटी। भारतीय सेना ने बीती रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडो तैयार किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन जो कि अब बहुत अनिवार्य हो गया था। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के होश उड़ा दिए हैं। जी न्यूज ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण सटीकता से किया और पूरी दुनिया समझ गई कि भारत ने अब आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली। लेकिन जिस वक्त जी न्यूज अपने दर्शकों को सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हर खबर दिखा रहा था, उस वक्त आतंकवादी हाफिज सईद भी जी न्यूज देख रहा था। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। शायद हाफिज सईद भी जानता है कि अगर खबर जी न्यूज ने दिखाई है तो वो गलत नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान की राजनीति में और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। जी न्यूज ने अपने दर्शकों को भारत के शौर्य से जुड़ी एक एक खबर दिखाई, आज हो जाएगा, एक एक डिटेल से वाकिफ कराया और पूरी दुनिया ने माना कि भारत ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह कर दिए हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जब विनाश की घड़ी नजदीक आती है तो अक्सर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले पाकिस्तान की हालत भी इन दिनों कुछ ऐसी ही हो गई है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का इलाज करना बहुत जरूरी था और इसके लिए भारत ने अपने उन सपूतों को सीमा पार भेजा जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन यह सच हाफिज सईद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने जी न्यूज को सबक सिखाने की धमकी दे डाली। अब जनाब बारी इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। दरअसल भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक में इतने आतंकी मारे कि हाफिज सईद कंफ्यूज हो गया है। पहले वो भारत के दावे को झूठा करार देता रहा, बड़े परेशान हो गए। सारी कौम को मोदी ने जंग का बुखार चढ़ा दिया। हमने उड़ी का बदला लेना है, पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। बयान पर बयान वजीर बयान दे रहे हैं, सारे बयान दे रहे हैं, आर्मी चीफ भी बोल रहा है, सारे चैनलों के ऊपर हमला कर दो, हमला कर दो। सुभान अल्लाह। फिर और भाई आज 14 दिन गुजर गए हैं
14 दिन गुजर गए, फिर ये पूछने लगे भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिनको बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत डोभाल ने एक ड्रामा रचाया और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। उस फिल्म में ये बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के और जनाब 150 इनके जो ये बड़े माहिरीन हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आके छाता उतार के इन्होंने पूरी फिल्म बना के दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर घुस के कंट्रोल लाइन अबूर करके इन्होंने ये कार्रवाई की है। भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना बिम्बर में हुई, ना लीपा में हुई, ना छम में हुई, ना दुधनियाल में हुई। ये हैं वो सारे मकामात जो कल इंडिया का जनाब सारा मीडिया पीट रहा था, मुबारकें दे रहे थे, सोनिया भी मुबारकें दे रही थी। हाफिज सईद इस कदर तक हताश था कि पहले उसने सर्जिकल स्ट्राइक को भारत का झूठ बताया और फिर अंत में उसने खुद मान लिया कि भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे ड्रामा क्या होता है और सर्जिकल स्ट्राइक हकीकत में क्या होती है, ये तुमको भी पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा। और जितना मर्जी शह दे ले ये कैरी और ये सारे अमेरिकी, ये इंशाअल्लाह अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। अब वो उज़र कोई नहीं पेश कर सकते, अब दहशतगर्दी का राग नहीं अलाप सकते। जो अपने मुंह से माने हमने घुसकर मारा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कंट्रोल लाइन अबूर की, हम इनके इन बदल में जाके हमने इनको मारा। और भाई अब ये खुले सबूत है, इंशाअल्लाह इलाज आ जाएगा। हाफिज सईद को यह समझ आ गया है कि अब अगला निशाना वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि भारत अब आतंकवाद वाले कैंसर की कीमोथेरेपी के साथ उसके ट्यूमर को भी खत्म करना चाहता है। और जी न्यूज इस मुहिम में देश के वीर जवानों के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे, जी न्यूज की रिपोर्टिंग से डर गया है हाफिज सईद, इसलिए वो जी न्यूज को भी धमकी दे रहा है। हाफिज सईद भारत के जी न्यूज को जो धमकी दिया है, उस धमकी से जी न्यूज डरने वाला नहीं है और भारत का कोई न्यूज डरने वाला नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से जी न्यूज ने भारत के इस विश्वास को, भारत के इस तरह के बयान को, भारत के लोगों की भूमिका को, भारत के आत्मविश्वास को भारत के लोगों में जागृत किया है, ऐसा ही जागरण और जागृति हर चैनल को करना चाहिए। जी न्यूज डरता नहीं है, बल्कि जी न्यूज से डर करके ही हाफिज सईद ऐसा बोल रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत को विश्वास दिलाने के लिए जी न्यूज, भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए जी न्यूज, भारत का हौसला बुलंद करने के लिए जी न्यूज हमेशा लड़ता रहेगा और हाफिज सईद जी न्यूज का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बौखलाहट का नतीजा है। हाफिज सईद काफ़ी लंबे समय से भारत के विरुद्ध विश्वमन करते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से इनकार करती रही है। ये सवाल यूएन तक में उठ चुका है। जी न्यूज़ या भारतीय के बारे में उनके द्वारा जब की गई टिप्पणी है वो गीदड़ भभकी है। हाफिज सईद ये भूल रहा है कि वो एक आतंकवादी है और उसका अंजाम वही होगा जो आतंकवादियों का होता है। हालांकि फिलहाल उसे पाकिस्तान से संरक्षण हासिल है और वो इसका फायदा भारत के खिलाफ जहर उगलने में उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाफिज सईद ने इस तरह धमकी देकर सीधे सीधे जी न्यूज को चुनौती दी है। हम हाफिज सईद की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और ये ऐलान भी करते हैं कि हम अपनी रिपोर्टिंग और शब्दों की ताकत से हाफिज सईद, उसके दोस्तों और पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही करते रहेंगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं, सिंहासन खाली हो जाते हैं। शब्दों में समाज को बदलने की ताकत होती है और शब्द इतने नुकीले होते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद जैसे आतंकवादी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसलिए
शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हाफिज सईद को यह भी याद रखना चाहिए कि उसका ड्रामा यहां नहीं चलेगा। वो इस तरह की धमकियां देकर अपने छोटे मोटे चेलों को तो बहका सकता है, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक इनामी आतंकवादी और जुबानी तौर पर एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। हाफिज सईद, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त जी न्यूज देख रहे हो और इसीलिए हम तुम्हें सीधा संदेश दे रहे हैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी तुम्हारे मुट्ठी भर दोस्त मौजूद हैं, लेकिन इन मुट्ठी भर आतंक प्रेमी लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे विरोध में खड़ा हुआ है। और तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो मुट्ठी भर लोग अपने देश के नहीं हुए वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद भारत के सभी पत्रकारों से नफरत करता है और उन्हें सबक सिखाना चाहता है, बल्कि सच तो यह है कि भारत के कई पत्रकार हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। हाफिज सईद कई मौकों पर इन पत्रकारों की तारीफ भी कर चुका है, क्योंकि भारत के कई पत्रकार ऐसे हैं जो कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर भारत का पक्ष रखने की बजाय पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन करते हैं। जाहिर है ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन के लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं, जबकि जी न्यूज कभी किसी आतंकवादी और उसके विचारों को प्लेटफॉर्म नहीं देता और हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से आतंकवादी नफरत करते हैं। आप जी न्यूज को हाफिज सईद द्वारा दी गई धमकी तो सुन चुके हैं, लेकिन अब हम आपको हाफिज सईद का वो इंटरव्यू भी सुनवाना चाहते हैं जिसमें वो भारत के कुछ पत्रकारों और राजनेताओं की तारीफ कर रहा है। इस इंटरव्यू में हाफिज सईद जिन लोगों की बात कर रहा है वो भारत में पाकिस्तान के अघोषित राजदूत की भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि हाफिज सईद ऐसे पत्रकारों की तारीफ करते थकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात करने वाले मीडिया में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, लेकिन एक तबका है बहरहाल कि जो मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि हर मनफी चीज़ को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करना, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए, अपना दहशत गर्दाना चेहरा छुपाने के लिए वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं। मैं कश्मीर की बात करता हूँ और जनाब वो हमेशा मुझे घुमा फिरा कर, वो गलत रुख पर लगा कर, दुनिया को धोखा देने के लिए वो जनाब इसकी तरफ लेके आते हैं। तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, जितना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो तबका वहाँ मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है। और सच्ची बात है मोदी और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना जी, उन्होंने ये खास रास्ता इख्तियार किया हुआ है। इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन से पत्रकार हैं, वो कौन से नेता हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के हौसले को बढ़ाने का काम करते हैं। वो कौन लोग हैं जो भारतीय सेना पर शक करते हैं, भारत की सुरक्षा बलों पर शक करते हैं, भारत जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करता है उसे शक की नजर से देखते हैं। और हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो बाकायदा पाकिस्तान होकर आए हैं और हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए हैं। हाफिज सईद उनका दोस्त है, उन्हें इंटरव्यू देकर ऑब्लाइज करता है, उन पर एहसान करता है और वो दोस्त भारत आकर हाफिज सईद के लंबे लंबे इंटरव्यूज अखबारों में छापते हैं, टेलीविजन पर दिखाते हैं और हाफिज सईद को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो भारत के खिलाफ जो चाहे वो कह सकता है, उसे ऐसा मौका दिया जाता है। यही वो लोग भी हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये लोग उन नारों का समर्थन करते हैं और जब वो वीडियो दिखाए जाते हैं तो फिर उस वीडियो पर भी शक करते हैं और उस वीडियो को डॉक्टर्ड बताते हैं। हमें लगता है कि भारत के पत्रकारों के प्रति हाफिज सईद की पसंद और नापसंद अपने आप में एक वैचारिक फिल्टर है। अब देश की जनता को, आप सबको यह तय करना चाहिए कि आप किसके साथ हैं। क्या आप हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके मुट्ठी भर दोस्तों का साथ देंगे? क्या आप वही बात करेंगे,
वही बात कहेंगे जो हाफिज सईद कह रहा है, जो पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है, या फिर आप अपने देश का साथ देंगे और आप अपनी सेना का साथ देंगे? दोनों में से आप किस पर यकीन करेंगे? हमें लगता है कि देश का कोई भी समझदार नागरिक ऐसा नहीं करेगा कि वो हाफिज सईद की बातों पर यकीन करने लगे और अपनी फौज पर शक करने लगे। जो लोग भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर निंदा रस का आनंद ले रहे हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आज हमने दिन भर रिसर्च के दौरान देश के कुछ नामी बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखे और उनके विचारों को देखकर यकीन मानिए हमें बहुत दुख हुआ। इनमें से कुछ विचारों के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये विचार लिखे हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में। पहला विचार है, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते थे लेकिन मीडिया में आकर गाए नहीं जाते थे। इसी तरह दूसरा विचार है, इन्होंने तो म्यांमार में भी दावा किया था, सबूत तो दिखा नहीं पाए। तीसरा विचार, वीडियो बनाया है तो रिलीज क्यों नहीं करते? हिम्मत है तो वीडियो सार्वजनिक करें। चौथा विचार, बीबीसी ने अब तक भारत के कथित सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि नहीं की है। और पांचवा विचार यह है, पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, यह इंडियन मीडिया का जिंगोइज्म है। ये सारे पोस्ट, ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ किसी पाकिस्तान के समर्थक, पाकिस्तान के नागरिक या पाकिस्तानी फौज या आतंकवादियों के समर्थक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे ही देश के नागरिक हैं जो सोशल मीडिया पर ये सब कुछ लिख रहे हैं, और ये तमाम नागरिक ऐसे हैं जो कि जाने माने बुद्धिजीवी हैं और पत्रकार भी हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे विचार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग भारत के हित की बात कर रहे हैं? ऐसे मुश्किल समय में अगर ये लोग देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, भारतीय सेना के साथ खड़े नहीं हो सकते, कश्मीर के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर ये देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये विचार जो हमने आपको आज बताए वो कुछ मशहूर बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के हैं। हम इनका नाम आपके सामने नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इन्हें व्यर्थ की पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस देश के लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जो आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स लिस्ट में भी होंगे। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हों, लेकिन यहां पर हम आपको यह कहना चाहेंगे, अगर आप किसी ऐसे बुद्धिजीवी को फॉलो करते हैं या ऐसे पत्रकार को फॉलो करते हैं जो कि भारत के बारे में ऐसे विचार रखता है, ऐसी राय रखता है, पाकिस्तानियों का समर्थन करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, तो आपको ऐसे लोगों को तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे आम लोग ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप बिना कुछ किए क्या कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप अनफॉलो कर दें। इतना तो कर ही सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दें, ताकि इनके जहरीले विचार आप तक पहुंचने बंद हो जाएं और ये लोग हमेशा दूसरों के सामने अपने फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाकर अपनी ताकत का एहसास करते हैं। ये लोग अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, और ये लोग वो हैं जो ये कहते हैं लोगों के सामने जाकर कि हमारी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, हमें ट्विटर पर या फेसबुक पर इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, यानी वो हमारी बात सुनते हैं। जिस दिन इनके फॉलोअर्स की लिस्ट खाली हो जाएगी, इनकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। यहां पर हम एक बार फिर हाफिज सईद को एक संदेश देंगे। हाफिज सईद, हम जानते हैं तुम इस वक्त जी न्यूज देख रहे हो, हमें पता है इस बात का, और इसीलिए हम तुमसे एक और बात कहना चाहते हैं। तुम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो, तुम पर 66 करोड़ रुपए का इनाम है, तुम्हें अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका है, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम भारत के खिलाफ सामने से कोई हमला कर सको। युद्ध के मैदान में रैली वाला अभिनय काम नहीं आता, ये एक्टिंग काम नहीं आएगी, इसलिए इंतजार करो। तुम्हारे हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं, और एक दिन भारत का कानून तुम्हें सजा जरूर देगा। वैसे हाफिज सईद की धमकी से पाकिस्तान के चरित्र के बारे में भी आपको एक बार फिर से पता चला होगा। हाफिज सईद एक रैली में खुलेआम ऐसी धमकियां दे रहा है, और मोबाइल फोन कैमरा के जरिए सोशल मीडिया पर उसके इस भाषण को स्ट्रीम भी किया जा रहा है, यानी लाइव दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में तमाम आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई है।
वो जो चाहे कर सकते हैं। एक तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग है। आप ये भी कह सकते हैं कि धरती पर अगर कहीं आतंकवादियों का स्वर्ग है तो वो वही है, वही है, वही है। ये विश्लेषण देखकर आज आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके हमदर्द जी न्यूज से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हालांकि इस नफरत से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद की उम्र बहुत कम होती है। आतंकवादियों की उम्र तो उससे भी कम होती है। बारूद से खेलने वालों को भस्म होने में टाइम नहीं लगता। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद की जी न्यूज को दी गई धमकी को देखकर यह पता चलता है कि वो कितना हताश हो चुका है। हमने आपको थोड़ी देर पहले हाफिज सईद की धमकी का वो वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में भले ही हाफिज सईद बोल रहा हो, लेकिन ये भाषा और विचार असल में पाकिस्तान के हैं, क्योंकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से आतंकवाद का शौकीन पाकिस्तान बौखला गया है। इसलिए अब आपको उस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव डिटेल्स देखनी चाहिए जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। हमने आपके लिए कई नई जानकारियां जुटाकर सर्जिकल स्ट्राइक की इस पूरी इनसाइड स्टोरी का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जो आपको हम आज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि पाकिस्तान पर हुई इस स्ट्राइक के बाद कैसे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की इस कार्रवाई को दुनिया के 27 देशों ने अपना समर्थन दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से एक बार फिर यह कहा है कि वो अपने आतंकियों को जड़ से खत्म करे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उरी जैसे हमलों से तनाव बढ़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी आशंका जताई है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में न चले जाएं। श्रीलंका ने भारत की कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद में आयोजित सार्क सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान भी इसका बहिष्कार पहले ही कर चुके हैं। अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर भारत एलओसी में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये उसका हक है, क्योंकि कोई भी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। भारत की कार्रवाई के बाद रशिया ने भी पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। यानी दुनिया एक बार फिर भारत के साथ दिख रही है और पाकिस्तान इस बार भी अकेला पड़ गया है। यहां हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। ऐसी खबरें हमें मिली हैं कि ये जानकारी सिर्फ जो सर्जिकल स्ट्राइक की जो जानकारी थी ये बिल्कुल गुप्त रखी गई थी और ये जानकारी सिर्फ 4 लोगों तक सीमित थी। वो 4 लोग कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह। पर्रिकर, डोवल और जनरल दलबीर सिंह रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में बैठकर रात भर इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बैठकर इस ऑपरेशन की एक जानकारी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जब तक ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा तब तक प्रधानमंत्री मोदी सोए नहीं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री लगातार रक्षा मंत्री, एनएसए और आर्मी चीफ से संपर्क में थे और एक डिटेल उनसे ले रहे थे। अठारह सितंबर को जब पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने उरी में हमारे जवानों का खून बहाया तो पूरा देश उबल पड़ा। इस हमले के बाद ही सरकार ने मन बना लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। सरकार ने यह तय कर लिया था कि अब भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि को बदलना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारतीय फौज उरी में हुए हमले का बदला लेना चाहती थी, इसलिए एलओसी पर उन इलाकों की पहचान की गई जहां से अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 10 आतंकियों के ऐसे ठिकानों की पहचान की गई जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। इसके बाद फाइनल टारगेट के लिए 4 को चुना गया। ये थे
पुंछ राजौरी सेक्टर के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, कुपवाड़ा सेक्टर के केल और बारामूला के लीपा। सरकार ने यह तय किया कि सर्जिकल स्ट्राइक तभी की जाएगी जब इन 4 सेक्टर्स से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाएगी और इसके लिए जरूरत थी सटीक जानकारी की। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ और पाकिस्तान पर नजर रख रहे अधिकारियों को अपने खुफिया तंत्र से सूचनाएं जमा करने को कहा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सैटेलाइट से इन इलाकों में मूवमेंट्स पर नजर रखने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्टोसैट 2C सैटेलाइट की मदद से सेना को एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी खास इलाकों में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें दी गई थी। ये सैटेलाइट इसी वर्ष इसरो ने 22 जून को लॉन्च किया था। इतना आपका इमेज का एक्यूरेसी होगा, रेजोल्यूशन क्लियर होगा, आपकी जो एस्टिमेशन है, जो प्लानिंग है, आप ज़्यादा सटीक तरीके से कर पाएंगे और उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो सकता है। इसमें तो कुछ वो खास बात थी कि वो वीडियो इमेज भी कैप्चर करता है जो और उसको कंडेंस करके वापस भेज देता है। तो वो एक टेक्निकल फीचर था इस कहें कि इस पूरे सैटेलाइट ऑपरेशन का, कि क्योंकि जब भी हम एक नया सैटेलाइट भेजते हैं तो जो पुराने से उसमें कुछ हमेशा एडवांस फीचर होते हैं। इसी जानकारी के दम पर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें इन इलाकों में पहले से ही भेज दी गई थी। इसके बाद गुरुवार को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमें चुपके से LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गई। उधर LOC पर कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। इधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल वॉर रूम में पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों लोग अलग अलग साउथ ब्लॉक में पहुंचे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। तीनों रात में 11 से 11:30 बजे पहुंचे थे और सुबह तक साउथ ब्लॉक में ही रहे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वॉर रूम का माहौल ठीक वैसे ही था जैसे ओसामा को मारने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान व्हाइट हाउस के वॉर रूम का था। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने कैसे अंजाम दिया। भारतीय पैरा कमांडोज ने आतंकियों के ठिकाने पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस रॉकेट लॉन्चर का नाम है RPO एशमल, जो रूस का बना हुआ है। भारतीय कमांडोज कार्ल गुस्ताफ राइफल से लैस थे और इसी राइफल की गोलियां कई आतंकियों के लिए काल बनी। पैरा कमांडोज की एक टीम ने सबसे पहले POK के 20 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकियों के कैंप में भारी गोलाबारी की। इसके बाद इन आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, क्योंकि हमले के बाद इन्होंने लॉन्चिंग पैड्स में शरण ले ली थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हर लॉन्चिंग पैड में करीब 12 आतंकवादी मौजूद थे। इसके बाद पैरा कमांडोज की दूसरी टीम ने 2 किलोमीटर तक LOC क्रॉस की और इन आतंकियों का काम तमाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला, उन्होंने ट्रकों में भरकर अपने रेंजर्स भेजे, लेकिन हमारे पैरा कमांडोज ने उन्हें भी मार गिराया। इसीलिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हुआ तो सेना ने सरकार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों को चुपचाप दफनाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारतीय सेना के जवानों द्वारा की गई इस कार्रवाई के तमाम सबूत मिटाए जा सकें और पाकिस्तान लगातार ये कह सके कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। शायद इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकी संगठनों के आकाओं को फिलहाल खामोश रहने को कहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया लगातार झूठी खबरें और झूठी तस्वीरें प्लांट कर रहा है। इन तस्वीरों और खबरों में भारतीय सैनिकों के मारे जाने के दावे भी किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चैनलों पर चल रही इन झूठी खबरों और तस्वीरों का पूरी तरह से खंडन किया है। आज हर भारतीय के मन की बात यह है कि जिस तरह अमेरिका के कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह
भारत के सैनिक, भारत के कमांडोज भी पाकिस्तान में घुसकर एक दिन हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को ऐसे ही मारे। ये है हर भारतीय के मन की बात। आपने एक बात नोट की होगी कि भारत का साथ देने के लिए दुनिया के तमाम देश आगे आए हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत समस्या हो रही है, जो इस पर शक कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए और अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो दिखाते क्यों नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती रही हैं, लेकिन सरकार उनका गुणगान नहीं करती थी। ऐसे तमाम लोग भारत के साथ नहीं है। कुछ नेताओं ने तो ऐसे बयान भी दिए, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत अलग थलग पड़ रहा है। हमारी आपसे यही अपील है आज कि आप ऐसे लोगों की पहचान कीजिए सबसे पहले और उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दीजिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं और ये काम राष्ट्र हित में होगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर या अपने लैपटॉप पर या अपने टैबलेट पर सिर्फ एक बटन दबाना है, अनफॉलो का बटन। लेकिन उस बटन में सभी देशद्रोहियों को उनकी हैसियत दिखाने की शक्ति है और अगर आपने वो बटन दबा दिया तो जितने भी देशद्रोही इस देश में हैं, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे पत्रकार और ऐसे नेता, इन सब की शक्ति आधी रह जाएगी या बिल्कुल मिट जाएगी। ये शक्ति विहीन हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो शक्ति मिलती है वो तब मिलती है जब आप इनकी बात सुनते हैं, जब आप इन्हें फॉलो करते हैं। आप अनफॉलो कर देंगे, इनकी शक्ति चली जाएगी। इससे पहले कि हम डीएनए में अगली खबर का विश्लेषण करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश में लोग अक्सर रियल लाइफ हीरोज को या तो आसानी से भुला देते हैं या फिर उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझते। हालांकि धीरे धीरे ही सही अब ये सोच बदल रही है। जब से उरी में आतंकवादी हमला हुआ है, तब से लेकर आज तक देश के 132 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है। जब भारतीय सेना की पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो पूरे देश ने एक सुर में सेना के शौर्य को सलामी दी। लेकिन आज हम इससे एक कदम आगे जाना चाहते हैं। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग की सीरीज में आज हम उन जवानों की बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन किसी के पास इनकी बात सुनने का समय नहीं है, इनकी बात करने का समय नहीं है। मैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूं। ये एक दुखद विडंबना है कि जब भी देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में बीएसएफ और भारतीय सेना का नाम आता है, लेकिन कोई सीआरपीएफ के जवानों की बात नहीं करता। पूरे देश में सीआरपीएफ के 4 अलग अलग जोन हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और सदर्न जोन शामिल है। पूरे भारत में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होती है। किसी भी मुश्किल की स्थिति में जरूरत पड़ने पर सबसे पहले सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सीआरपीएफ कई वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में मुश्किल लड़ाइयों में शामिल रहा है। कई बार सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर युद्ध भी लड़े हैं। 1980 के दशक के दौरान पंजाब में आतंकवाद को रोकने में सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई थी। 90 के दशक के दौरान इसी प्रकार की स्थिति का सामना सीआरपीएफ ने त्रिपुरा में भी किया। वर्ष 1998 में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई और ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। सीआरपीएफ को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनमें भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों पर नियंत्रण करना, आतंकियों को मार गिराना या उन्हें हटाने का ऑपरेशन करना, माओवादियों से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाना, वीआईपीज और देश में मौजूद महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, युद्ध काल के दौरान आक्रामक तरीके से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के समय में बचाव और राहत कार्य करना। हालांकि मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी साल के 365 दिन जान की बाजी लगाने वाले सीआरपीएफ के जवानों की तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। अब तक सीआरपीएफ के 1997 बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वर्ष 2016 में
जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के 11 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 700 कंपनियां तैनात हैं, यानी सीआरपीएफ के करीब 70,000 जवान वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर वक्त पत्थरों का सामना कर रहे हैं। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा में सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और केरोसिन बम से हुए हमलों में सीआरपीएफ के 43 जवान बुरी तरह से जख्मी हुए। जो वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए, फिर चाहे वो जवान सेना का हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हो या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हो। जवान जवान होता है, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। कश्मीर में सीआरपीएफ बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही है और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश के मीडिया ने पत्थरबाजों के इंटरव्यू तो बड़े चाव से लिए, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के पास उनके घाव देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जी न्यूज इस तरह की दूषित रिपोर्टिंग के खिलाफ है, इसलिए हमने अपनी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज के तहत आज की रिपोर्ट कश्मीर में सीआरपीएफ के जख्मों पर तैयार की है। इसे आपको आज देशभक्ति के भाव से देखना चाहिए। सितंबर रात 12:30 बजे स्पेशल फोर्सेस ने कश्मीर में एलओसी पार कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को घुसकर मारा। आज पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर स्पेशल फोर्सेस की गौरव गाथा है। लेकिन अब हम आपको कश्मीर की एक ऐसी स्पेशल फोर्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले कई साल से कश्मीर में बैठे देश के दुश्मनों को मार रही है। आज तक न जाने कितने अपने जाबाजों को देश पर कुर्बान कर चुकी है। ये फोर्स आपके लिए, हमारे लिए गोली भी खा रही है और लोगों की गाली भी। ये सीआरपीएफ के वो जवान हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? वहाँ पे कर्फ्यू क्लोज हो रहा था, उस टाइम पथरा हो रहा था, बहुत 150-200 लोग था। फिर हम लोग रोक रहा था पत्थर को, बीच में से किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। वो पत्थरबाजी चल रही थी तो हम पत्थर वालों को कंट्रोल कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने, पत्थर वालों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। ये वो हैं जिन्होंने अपना घर, अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार का मोह त्याग कर जम्मू कश्मीर के लोगों की रखवाली के लिए खून पसीना एक कर रखा है। लेकिन अपनी मिट्टी से प्यार करने वालों को अपनों ने सिवाय जख्म के क्या दिया? दक्षिण कश्मीर की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो यकीन मानिए इन जवानों को देख करके एक तरफ तो इनको सैल्यूट करने का मन करता है और दूसरी तरफ दिमाग में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे इलाकों में ये लोग ड्यूटी कर कैसे पा रहे हैं। और आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो सवाल उन देश के, हम बार बार कहते हैं, डिज़ाइनर पत्रकारों के लिए भी है जो सुरक्षा बलों के पैलेट गन से घायल हुए लोगों की तस्वीरें टीवी पर दिखाते हैं, उनके दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन जिस हालात में ये जवान यहाँ खड़े होकर काम कर रहा है उसको बताने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। ये शायद जानबूझकर बताना नहीं चाहते। लेकिन हम ज़रूर मिलेंगे। भीम सिंह जी, अब आप जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये इलाका ऐसा होता है कि बिल्कुल आप तो मतलब क्या कहा जाए, अचानक भीड़ आएगी, अचानक कहीं से पत्थर चल सकता है, कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको अपने ऊपर काबू भी रखना है। कैसे करते हैं ड्यूटी अपनी पे? सर, जैसे ही भीड़ आती है पहले हम कम से कम कोशिश करते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या बोलते हैं, भीड़ कम करो, कम से कम आदमी इकट्ठा होने देते हैं। जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं
तो उनको कोशिश ये करते हैं कि अलग थलग करने की, लाठी से, या लाठी से नहीं मानेंगे, गैस गन से, और इस तरह से उनसे वो करते हैं। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने वाले पत्थरबाज अलगाववादियों की शह पर इन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। दिन हो या रात हो, हर वक्त इनके शरीर पर पत्थरों की बरसात होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी कभी इस हालात का सामना भी करना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लोगों के दिल जीते गए हैं और अब वहां पर बड़े आराम से चला जाता है, लेकिन फिर अचानक कभी कभी ऐसी जगह भी मिल जाती है जहां अचानक रास्ते में रोड़ा आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों का सामना फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी लगातार यही है कि जितना प्यार से, जितना समझाकर चीज़ों को अच्छा किया जा सके वो ज़्यादा बेहतर होगा। सीआरपीएफ का एक जवान देश की सुरक्षा करना भी जानता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी मालूम है कि वो उन लोगों पर गोलियां नहीं चला सकता जिन्हें मुट्ठी भर लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर भड़काने का काम किया है। खूब गाली देते हैं, खूब उस्काते हैं। उस्काने से हमें क्या फर्क पड़ना है, उनका काम है, हमारा काम है संयम रखना। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने दक्षिण कश्मीर में आग लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने उन मुट्ठी भर पत्थरबाजों और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम करते हुए देश की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों का न सिर्फ मनोबल तोड़ा, बल्कि उनकी गलत छवि पेश करने की भी कोशिश की। इसीलिए आज पूरे देश को ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि दक्षिण कश्मीर के सबसे अशांत इलाकों में से एक अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवान कैसे हर सेकंड मौत का सामना करते हैं, बावजूद इसके वो उफ तक नहीं करते। कश्मीर में हिंसा से प्रभावित हर जगह खड़ा सीआरपीएफ का जवान पूरे देशभक्ति के साथ, जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी टीस भी है। कुछ वक्त पहले जब इस कश्मीर में बाढ़ आई थी, तब इसी जवान ने बिना जान की परवाह किए जिन लोगों की मदद की थी, आज उन्हीं में से कुछ लोग उसी के ऊपर पत्थर चला रहे हैं। पिछले 2 महीने में हजारों सीआरपीएफ के जवान कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पत्थरों से जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन देश के डिजाइनर पत्रकारों ने सिर्फ पैलेट गन से घायल लोगों का दर्द दिखाकर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की वाहवाही लूटी। तो हम लोग ये सोचता हूँ कि क्यों ऐसे करते, हम इनकी रक्षा के लिए हम लोग, बहुत दुख होता है इन लोग जब पत्थर मारता है ना, बहुत दुख होता है हमको। कश्मीर के 95% लोग अमन चाहते हैं, लेकिन 5% देश विरोधी तत्व ऐसे भी हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बना रखा है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों से भी निपटते हैं, अलगाववादियों को भी उनकी हैसियत दिखाते हैं, और रही बात आतंकवादियों की, तो उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। अनंतनाग की इन तंग गलियों में घूमते हुए कई चीज़ें सुकून भी देती हैं और कई चीज़ें चिंता में भी डालती हैं। रजनी जी मेरे साथ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस समय सीआरपीएफ को यही कमांड कर रहे हैं यहाँ पर। रजनी जी, सबसे पहले तो सीआरपीएफ के लिए चुनौती क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस हम लोग मिलके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसी जिदोजहद में हमेशा लगे रहते हैं। हमारा काम है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, जेकेपी मिल के इस माहौल को शांत रखे, खुशहाल रखे, और हम लोग पब्लिक के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं। यदि किसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, तो हमारा काम है कि उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। वैसे आज सवाल भारत में मौजूद उन पत्रकारों से भी है जो सीमा पार बैठे हाफिज सईद के दिल के काफी करीब हैं। ऐसे लोग अपनी मिट्टी में ही जहर मिला रहे हैं, लेकिन कोई सीआरपीएफ की बात ना तो उस वक्त करता है जब इसका जवान आतंकवादियों की गोलियों से लेकर पत्थरबाजों के पत्थर को सीने पर झेलता है, और ना ही किसी को उन तस्वीरों को दिखाने की फुर्सत है जिसमें सीआरपीएफ के जवान घर घर जाकर बीच सड़क पर कश्मीर के अपने लोगों में प्यार का भरोसा कायम करते हैं। तो मेरी बेटियां हूँ, बेटी जैसे करेंगे बात करेंगे, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, हम बात करेंगे, ठीक है, पक्का वादा है आपसे। आप बेटी हो मेरी, ठीक है, आप मेरी भी बेटी हो, तुम्हारे जैसी मेरी 2 बेटी हैं, ठीक है, पढ़ती हैं, मुझे कुछ होगा उनको भी तकलीफ होगी। बेटे कौन सी क्लास में हो? 3rd में? क्या बनोगे बड़े होकर? क्या बनोगे?
क्या बने डॉक्टर अभी कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसका बोलूँ वो फोर्स करिए जहाँ मार या मर, दो तरह के लोग हैं। एक बोलेगा मार हो या मरो, कौन सा ठीक है? मैं तो उसको बोलता हूँ बच्चे पढ़ो, पढ़ के तरक्की करो, कश्मीर में खुशहाली लाओ। वो सोच अगर ठीक हो जाए तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये रईस भाई हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस एरिया में लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि जो स्कूल के बच्चे जिनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, ये इनको यहाँ मस्जिद में बच्चों को बुला के, इसमें हमारी बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सबको पढ़ाई करवा रहे हैं। मुहिम ये है कि यहाँ पे जो यूथ हैं बेसिकली उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में जानकारी देना, ये हमारे प्रोग्राम्स में शामिल है। और जैसे ड्रग एडिक्शन है उसका रिहेबिलिटेशन का भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से निर्देश है कि हम उस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाएं। यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट जो होती है CPOs की, उसकी भी हमने कुछ क्लासेस चलाई थी। 106 लड़के हमारे पास आए थे ट्रेनिंग के लिए, इसमें से 34 आज की तारीख में नौकरी में हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं। और आगे भी हम इस तरह की स्कीम्स चलाने के प्लान में हैं और हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये कार्रवाई करेंगे ताकि यहाँ पे खुशहाल माहौल बने और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में कश्मीर में CRPF और सुरक्षा बलों को लेकर गलत छवि पेश की जा रही है। दुख की बात यह है कि इसे बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, घर के भीतर मौजूद हमारे अपने ही लोग हैं। घायल भी होते हैं। आज जो है 2,500 से ज़्यादा लोग CRP के ही घायल हुए हैं। फिर भी आप वो ये नहीं देखते हैं कि वो उससे फायरिंग होता है, ये सब होता है। जहाँ तक हो सके जितना भी घायल हैं लोग वो अपना संयम रखते हैं और जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सब दूसरों से ये नहीं हो सकता है। सिर्फ बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड देयर पेशेंस दे आर एबल टू होल्ड ऑन एंड दे आर मेंटेनिंग दिस एक्सीडिंगली डिफिकल्ट जॉब, नॉट ए डिफिकल्ट जॉब, एक्सीडिंगली डिफिकल्ट जॉब। और हर जवान को जो सैल्यूट करना, जब देखता हूँ तो सैल्यूट करने के लिए मन लगता है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं जिसको कोई और जानते नहीं है, ना तो उनको कोई दिखाते नहीं है कि ये इतना डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं। फिर भी ये नहीं सोचते कि भाई हमारा जितना रिकग्निशन आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये सब कोई देखता है नहीं, सोचते नहीं, सिर्फ अपना ड्यूटी करते हैं और करते रहेंगे। आज आपको श्रीनगर में तैनात CRPF के कमांडेंट प्रमोद कुमार का वो आखिरी संदेश सुनाना भी जरूरी है जो उन्होंने देश पर कुर्बान होने से पहले अपने जवानों को दिया था। महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है और श्रीनगर में आतंकवाद के साथ भी पत्थरवाद है, क्यों जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसका डटकर मुकाबला करना और हम करेंगे। इसमें हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है ताकि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकें। ये आपकी संपूर्ण कार्यकुशलता एवं कार्यकरी मेहनत से ही संभव है। अतः शुभ अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पूरा करें ताकि देश की जो अखंडता है, जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है, वो कायम रह सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं CRPF के सामने चुनौती कितनी मुश्किल है, लेकिन जब देश सेवा का भाव दिल और दिमाग में बस जाता है तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम बार बार जब बात करते हैं खासतौर से कश्मीर की या फिर सरहद की, तो हम सेना की बात करते हैं, हम BSF की बात करते हैं। करनी चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, लेकिन उस सब के बीच में पता नहीं क्यों हमने कभी CRPF का ऐसा जिक्र नहीं किया। शायद CRPF की ऐसी जो तस्वीरें हैं वो कभी निकल कर सामने भी नहीं आई। हम लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं, क्योंकि हमने CRPF को यूपी में देखा है, बिहार में देखा है, उन जगह देखा है जहाँ पर नॉर्मल पुलिस रहती है और CRPF खड़ी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर CRPF आर्मी और BSF से भी ज़्यादा खतरनाक हालात में काम कर रही है। जी हाँ, कम से कम सरहद पर जब सेना मौजूद रहती है उसको पता तो होता है कि सामने से गोली आएगी तो उसको भी गोली चलानी है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये होती है कि बहुत अपने लोग भी हैं, ये भी देखना है कि कहीं गोली किसी अपने को ना लग जाए। हाथ बंधे होते हैं और इसी बंधे हाथों के बीच में इन्हें देश के दुश्मनों को भी मारना है, खुद को भी बचाना है। तो मेरा यही कहना है, आज इस जगह खड़े होकर के इन जांबाजों को देखिए और कल अगर आप दिल्ली में, यूपी में,
बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं भी सीआरपीएफ के जवान को देखें तो एक सैल्यूट ज़रूर कीजिएगा उसको, क्योंकि वो किसी सेना के जवान, किसी बीएसएफ के जवान से कम नहीं है। और अब आखिर में आपके लिए एक काम की बात। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आपकी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, तो आप इन आखिरी 24 घंटों में क्या करना चाहेंगे? ये सवाल शायद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इस सवाल के बारे में सोचकर आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। इस बार डीएससी शो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के युवाओं को ये बताएंगे कि हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जा सकता है। आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं, इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। We have 24 hours to live. I feel that the main reason that why don't we give 100% every day is because we have fear. कि जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं, तो मौत का डर खत्म। आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, that will be dynamic action. Often people lead a very disciplined or a very regularized life. Still they fail. What would you advise? Remember that you have only 24 hours to live. Right, sir. Then you will be successful. You will not fail. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1954 में आज ही के दिन यूएस नेवी की पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी बन गई थी। इस तरह की पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलने वाली ऊर्जा से चलती है। यूएसएस नॉटिलस सबमरीन को 1980 में सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद इसे अमेरिका के कनेक्टिकट में म्यूजियम ऑफ सबमरीन हिस्ट्री में रखा गया है। इस पनडुब्बी को देखने के लिए हर साल लगभग 2.5 लाख लोग आते हैं। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता का भूकंप आज ही के दिन आया था, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई थी। 52 गांव इस भयानक भूकंप से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। इस भूकंप से लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि और लेखक जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का जन्म आज ही के दिन सन 1207 में हुआ था। उनकी लिखी कविताओं की 6 किताबों की सीरीज मसनवी फारसी भाषा में लिखी सूफी साहित्य की बेहतरीन और सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। उनकी रचनाओं का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी कही हुई एक बात का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। रूमी ने कहा था कि शब्दों को ऊंचाई देनी चाहिए, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, गरजने वाले बादलों और बिजली से नहीं। 1922 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ था। 4 दशकों के उनके करियर में उन्होंने 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत एक कैमरामैन और फिल्म एडिटर यानी वीडियो टेप एडिटर के तौर पर की थी। ऋषिकेश मुखर्जी को आनंद, गुड्डी, बावर्ची, खूबसूरत और मिली जैसी फिल्मों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। और 1917 में आज ही के दिन अमेरिकी मीडिया प्रोप्राइटर इरविंग बर्लिन कान का जन्म हुआ था। अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जिसने आगे चलकर टेलीप्रॉम्प्टर का आविष्कार किया। पुराने जमाने में किसी भी वक्ता या टेलीविजन परफॉर्मर को अपना पूरा भाषण या स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, या वो कार्ड्स पर या कागज पर कुछ सांकेतिक शब्द लिखते थे ताकि कुछ भूलने की स्थिति में वो भाषण को या अपनी स्क्रिप्ट को संभाल सके। इस मुश्किल को टेलीप्रॉम्प्टर ने आसान कर दिया। और आपको बता दें कि टेलीप्रॉम्प्टर एक डिस्प्ले मशीन होती है जिसमें प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के साथ लगी एक स्क्रीन पर शब्द आते रहते हैं और कोई भी वक्ता टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रीन को देखते हुए अपना भाषण या अपनी बात सामने रख सकता है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जी न्यूज में भी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल यानी शनिवार रात को 9 बजे डीएनए के वीकेंड एडिशन में, जिसमें आप पूरे हफ्ते की चुनिंदा खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट देख पाएंगे। इसलिए कल रात 9 बजे का रिमाइंडर आप अभी से लगा लीजिए और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।